इसकी बात स्टार्ट की थी। जीन एक्सप्रेशन मैंने कहा था कि हम लोग इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। आपकी बुक के अंदर इसका दूसरा नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। चलो प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्रोटीन ही बन रहा होता है। बेसिकली अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसको हम प्रोटीन ही कहते हैं, तो इसको प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस है, ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इसके पास हमने देखा था, उसको हमने कहा था कि ये ट्रांसक्रिप्शन है, और एक हमने कहा था कि ये ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा इसका जो पार्ट है हमने कहा था कि ये है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। हमने ट्रांसक्रिप्शन देखी थी। ट्रांसक्रिप्शन में हमने कहा था कि इसके अंदर आपके पास जो ऑर्डर या कमांड जो है वो कमांड जो है वो लिखी जाती है। और इस प्रोसेस के अंदर कमांड जो दी गई है डीएनए की तरफ से उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। अब ये कमांड क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। कुछ चीजें पीछे से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास लास्ट में कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इसको रिपीट कर दिएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है वो, तो उसको मैं थोड़ा सा पीछे से जरा लेके चल रहा हूँ ताकि फिर आपके पास तसल्सल से ट्रांसलेशन के ऊपर जा सके हम। हमने कहा था कि हमारे पास डीएनए होता है। डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता, लेकिन सारे काम सेल के अंदर जो भी हो रहे हैं वो तमाम के तमाम डीएनए की वजह से हो रहे हैं। डीएनए उनको पूरा कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने कहा कि जब डीएनए जो है उसने अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो डीएनए कैसे इंफॉर्मेशन देगा, उसके लिए आपको पहले ये समझना है कि डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में। हमें पता है कि डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में, यानी न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में। ये न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली क्या है, ये जीन्स हैं जो कि बना रहे हैं डीएनए, और डीएनए के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम कहें कि जीन्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर। ठीक है जी, डीएनए के ऊपर जीन्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब ये इंफॉर्मेशन जीन्स की फॉर्म में या न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में ही कन्वर्ट होगी। हमने कहा ये कन्वर्जन किस तरह से होगी कि हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो डीएनए का स्ट्रैंड रीड होगा with the help of a polymerase, और वो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री देखते हुए आपके पास एक स्ट्रैंड बना देगा ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग कार्बन पेपर यूज करते हैं, मेरे पास एक चीज लिखी हुई है, मैंने उसके पीछे कार्बन पेपर रखा और एक नीचे पेपर रखा। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन मार्कर से मैं लिख रहा हूं, या मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, पर्पल मार्कर से लिख रहा हूं, पर्पल पेन से लिख रहा हूं, लेकिन मेरे पास लिखी तो वो चीज नीचे ही आएगी, लेकिन किस फॉर्म में आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लैक से कलर में, डल से शेड में आएगी। इंफॉर्मेशन इसके मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट होगी स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन इंफॉर्मेशन वैसी की वैसी एग्जैक्टली कॉपीड होगी। स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस कैसे होगी, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन यहां से यहां बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी जाएगी। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, आरएनए। यहां तक हमने कहा। फिर हमने कहा कि इसके स्टेप्स होते हैं। पहले आपके पास ये पॉलीमरेज आके एक खास पोर्शन पे लगेगा, उस पोर्शन को हम नाम देते हैं प्रोमोटर रीजन का। प्रोमोटर रीजन का ये क्या करता है, ये इनिशिएट करता है, या इनिशिएशन पॉइंट होता है ऑफ आरएनए सिंथेसिस। हमने कहा कि जब इनिशिएट होगा ये, यानी इनिशिएशन, सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन, जब ये आपके पास यहां प्रोमोटर रीजन है एक अदद, हमने कहा कि इसके ऊपर जब पॉलीमरेज आके लगेगा तो ये स्टेप आपके पास क्या कहलाएगा, इनिशिएशन। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हो गया, पॉलीमरेज लगा आके,
और उसने अब प्रोमोटर रीजन के बाद अपना काम करना स्टार्ट करना। फिर हमने कहा कि हमारे पास स्टेप नंबर 2 आता है, ट्रांसक्रिप्शन। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपके पास जो डीएनए का स्ट्रैंड है, उस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर पॉलीमरेज, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर पॉलीमरेज जो है वो मूव करना शुरू करता है और वो न्यूक्लियोटाइड्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करता है इसके मुकाबले में। इनकॉर्पोरेट मतलब आपके पास यहाँ ए था, यहाँ टी था, यहाँ ए था, यहाँ सी था, इसके मुकाबले में क्या लगाना शुरू करेगा, यू ए यू जी। ये वाला आपके पास कौन सा स्ट्रैंड है, ये वाला आपके पास है आरएनए। ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है आपके पास, ये वाला स्ट्रैंड है डीएनए। तो डीएनए के अगेंस्ट वो इसको इनकॉर्पोरेट करते जा रहा है, लगाता जा रहा है। यहां पर इस वाले स्टेप को हम क्या कहेंगे, इस वाले स्टेप को हम कहेंगे इलोंगेशन। इनकॉर्पोरेशन हो रही है और वो इलोंगेट होता जा रहा है, ये वाला एम, ये जो आपके पास आरएनए ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास लास्ट स्टेप होता है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर अब इसने इंफॉर्मेशन जो कोड हो रही थी, जो कॉपी हो रही थी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कमांड, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, वो एक खास मखसूस पॉइंट पे आके रुक जाएगी। एक खास मखसूस पॉइंट पे आके रुक जाएगी। इस पोर्शन को या तो हम टर्मिनेटर रीजन कहते हैं, टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। यह करता है टर्मिनेट्स दी आरएनए सिंथेसिस। हमने कहा था कि टर्मिनेशन जो लास्ट पॉइंट है वो दो तरीके से होता है, या तो वो इस तरीके से होगा आपके पास कि टर्मिनेशन, ये टर्मिनेटर आएगा एक और ये एंड हो जाएगा, ये अपने अलग रास्ते और ये अपने अलग रास्ते बाहर निकल जाएगा। या फिर और हमने कहा कि हमारे पास यहां पर ये एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर प्रेशर जनरेट करता है और प्रेशर के नतीजे में आपके पास, प्रेशर के नतीजे में आपके पास ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो यहां तक हमारी बातें हो गई थी सारी, और ट्रांसलेशन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, ट्रांसलेशन में थोड़ा डिटेल से स्टार्ट करता हूं। यहां तक अगर पुरानी बातें सारी क्लियर हो गई तो मुझे बताओ, ताकि मैं आगे मूव करूं, क्योंकि कुछ लोगों को ये आए तक स्टेप जो है ना क्लियर नहीं हुए थे। ठीक ठीक, मैंने कहा कि हमारे पास डीएनए जो है वो, ठीक है, हमारे पास जो डीएनए है वो पहले ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसका पहला स्टेप इनिशिएशन है, दूसरा स्टेप इलोंगेशन है और तीसरा स्टेप हमारे पास टर्मिनेशन है। यहां तक बात हो गई थी। अब ये जो आपके पास अभी जो आपके पास जो आरएनए है यहां से रिमूव हो जाएगा, डीएनए वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा। और डीएनए से मैंने बताया था कि फिर ये आपके पास इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, इसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और उस मॉडिफिकेशन के अंदर क्या है कि अभी जो आपके पास आरएनए बना है वो आरएनए इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए या प्रीमेच्योर आरएनए की फॉर्म में बना है। मैंने बताया कि आपके पास ये आरएनए होता है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स इंट्रॉन्स के भी होते हैं। इंट्रॉन बेसिकली क्या, कौन सा पार्ट है? इंट्रॉन वो पार्ट है कि जो कि वो जीन्स कोड नहीं करता जो अभी आपको चाहिए, वो जीन्स कोड नहीं करता जो अभी आपको चाहिए होता है। वो जीन्स कोड नहीं करता जो आपको चाहिए होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इसका, कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास स्प्लाइसोसोम नाम के कुछ एंजाइम्स आते हैं और वो इस पार्ट को कट करके
आरएनए में से रिमूव कर देते हैं। इसको हम स्प्लाइसोसोम्स कहते हैं। स्प्लाइसोसोम ये काम करता है आके, वो इसको रिमूव कर देता है। और फिर आपके पास मैंने बताया था कि इसके आगे एक अदद 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम और 3 प्राइम, यहां पर आपके पास एक कैप लग जाती है और यहां पर आपके पास एक अदद टेल आ जाती है। ये जो कैप है, ये सॉरी टेल जो है, ये पॉली ए टेल कहलाती है। इसमें एडेनिन बहुत सारे होते हैं। और जो कैप है ये ग्वानीन से मिलके बना हुआ होता है, ग्वानीन से मिलके। ठीक है। अब आपके पास ये जो आरएनए है, इस आरएनए को आप कह सकते हो कि ये आरएनए जो है आपके पास, ये आरएनए एम आरएनए है, यानी मैसेंजर का काम कर रहा है। एपीई कहाँ लिखा है मैंने? एपीई कहाँ लिखा? कौन सा वाला एपीई पूछ रहे हो? अच्छा, तो यहां तक बात हो गई थी। उसके बाद लास्ट क्लास में लिखा, अच्छा अच्छा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ट्रांसलेशन का हिस्सा था वो ट्रांसलेशन का हिस्सा था। मैं उस पर आ रहा हूँ, जो एपीई पूछ रहे हैं ना, उस पर आ रहा हूँ मैं। ये जरा पीछे ही कुछ चीजें क्लियर कर दूं, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे लास्ट क्लास में बोला था कि इसको रिपीट कर दिएगा, किसी का इंटरनेट का इशू था, किसी का कुछ। तो इंट्रॉन और एक्सॉन्स के बारे में मैंने बताया कि एक्सॉन्स जो हैं ये वो पार्ट हैं कि जो कि जीन्स कोड कर रहे होते हैं, कोडिंग जीन्स फॉर स्पेसिफिक कमांड। जीन्स कोड कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक कमांड के लिए। और इंट्रॉन में भी जीन्स तो होते ही होते हैं, लेकिन इंट्रॉन में इशू क्या होता है कि इंट्रॉन उस कमांड के जीन्स कोड नहीं कर रहा होता जो उस वक्त रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपको अगर कलर सही से नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पे ब्लैक कलर वाला जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन, ये आपके पास कलर ऑफ आई को कोड कर रहा है। आई कलर के कमांड को कोड कर रहा है कि आई कलर उसने ब्लैक देना है, ब्राउन देना है। अब इसमें से जब इसकी स्प्लाइसिंग हो जाएगी तो ये निकल गया। डीएनए में जगह जगह पे मुख्तलिफ जीन्स है, मुख्तलिफ सेट ऑफ जीन्स मौजूद होंगे। उसमें कहीं हो सकता है ये ब्लू वाला आपके पास जो है, लेट से ये आपके पास है कलर ऑफ हेयर, बालों के कलर का कोई जीन है। अब ये अभी इस कमांड के लिए जरूरी नहीं है वाला ब्लू वाला जीन, इस वजह से इसको निकाल के और सिर्फ ब्लैक वाले जीन्स के लिए, या ब्लैक वाले जो डीएनए का पार्ट है उसके जीन्स को कोड किया जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी आप लोग इंशाल्लाह जाओगे, आपका तो मुझे प्रोसीजर नहीं पता, लेकिन कोई अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने आना है, किसी का मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन हो गया है, अब वो अपने साथ क्या करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाएगा, जितने भी उसके 1 to all फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो सारे लेके चले जाएगा। वो उससे क्या, आपसे क्या बोलेंगे ऑफिस में, जी इसमें से हमें एक मैट्रिक की मार्कशीट दे दें, इंटर की मार्कशीट दे दें, दैट्स इट, और बस और हमें कुछ चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक ऐसी। तो क्या होगा कि आपके पास लेके तो आप सब कुछ गए फॉर द सेफ साइड, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ऑफिस वालों ने से वो रख ली आपके एडमिशन के लिए। सेम काम यहां पर भी हुआ कि डीएनए को पढ़ तो पूरा लिया और इसको कन्वर्ट भी कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज ने, लेकिन जो चीज जरूरी नहीं थी उस कमांड के लिए, उस वक्त के लिए, उसको अलग कर दिया गया, और जो जरूरी थी उनको मिच्योर करके, उनको रिफाइन करके, रिफ्रेश करके और आगे भेज दिया गया। ठीक है जी। तो ये इस वजह से इंट्रॉन और एक्सॉन्स को वहां से निकाला गया। उसके बाद मैंने बताया कि लास्ट में बिल्कुल जब सारी चीजें हो जाती हैं तो इसके एंड पे, एंड वाले पार्ट पे, यानी 3 प्राइम वाले एंड पे एक एडेनिन की लंबी सी चेन लगा दी जाती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये टेल चल रही है तो यहाँ पर एडेनिन, 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 इस तरह से एडेनिन एडेनिन लगा देते हैं। इससे सेफ हो जाता है। और जो बिल्कुल इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, ये जैसे लेट से ये चल रहा है, फ्रंट वाला पोर्शन है, यहाँ एक ग्वानिन लगा दिया जाता है। ठीक है, ये बस इसका एक तरीका है कि वो जो है इनको सेव कर देता है आपके आरएनए को, कि आरएनए जो है वो फिर आप किसी और के साथ रिएक्शन शो ना करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां पर आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया था कि एंड हो चुका है। ठीक है,
अब इससे जरा आगे चलते हैं। मैंने फिर कहा था कि जब ये यहाँ से न्यूक्लियस से निकल के बाहर चला जाएगा तो ये ट्रांसलेशन के लिए जाएगा, और ट्रांसलेशन के लिए आपके पास ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, दोनों के साइट्स याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ होती है? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ट्रांसलेशन का और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो अभी हो रहा था, कटने वटने का सीन, जो इंट्रॉन एक्सॉन अलग हो रहे थे, ये भी आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। अच्छा, जब ये न्यूक्लियस से बाहर आ गया तो अब ट्रांसलेशन होगी। ये वाला पार्ट, जो कमांड जो अब आई है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, अब उसको ट्रांसलेट करना। अब उसको कोड वर्ड्स में है वो, तो आप उसको कोड वर्ड से बाहर निकालेंगे और उसको रीड करेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये कहाँ होगा? ये साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोप्लाज्म में होगा, और साइट कौन सी है इसकी? साइट ऑफ सिंथेसिस या साइट ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? वो आपकी राइबोसोम्स है। जब ये पूरा का पूरा आपके पास बाहर निकल के आता है, तो अब पिछली बार मैंने बताया था कि आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, और ये टोटली राइबोसोम्स जो हैं वो आरएनए की टाइप होती है, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, उससे बना हुआ होता है। ये उससे बना हुआ होता है। ये दो इसके सब यूनिट्स होते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। जब आपके पास mRNA, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे mRNA। जब mRNA हमारे पास आएगा, तो mRNA को पकड़ के रखने वाला सबसे पहले कौन होगा? rRNA का स्मॉल सब यूनिट। rRNA का स्मॉल सब यूनिट इसको पकड़ लेगा, और थोड़ी देर के बाद बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है राइबोसोमल आरएनए का, वो भी आएगा। ये भी rRNA है, और ये क्या करेगा? ये आरएनए से मिलकर बना, बेसिकली राइबोसोम्स हैं दोनों। ये क्या है? ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट। ये दोनों मिलके, इसको मैं ब्लड से ही लिख देता हूं, ये दोनों मिलके आपके पास ये क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। ठीक हो गया? तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि जब mRNA आएगा, mRNA आया, इस mRNA को पहले rRNA, राइबोसोमल आरएनए का छोटा वाला सब यूनिट उसको पकड़ेगा, उसके बाद बड़ा वाला सब यूनिट आएगा, यूं क्लैम कर देंगे। ये दोनों जो यूनिट्स हैं, ये बेसिकली क्या हैं? ये दोनों यूनिट्स क्या चीज कहलाते हैं? ये दोनों यूनिट राइबोसोम्स कहलाते हैं। राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां तक हमने बात कर ली थी। फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर जो है मैंने साइकिल बनाई थी, उस साइकिल को बना रहा हूं, इसको स्टेप वाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि चीजें क्लियर होती रहे कि राइबोसोमल आरएनए कौन सा आरएनए होता है। अभी तक हमने सिर्फ दो आरएनए की टाइप्स देखी। एक टाइप हमने देखी, हमने कहा कि एक mRNA होता है, मैसेंजर ऑफ डीएनए। डीएनए का मैसेज लेके आ रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं। एक आरएनए है आपके पास जो कि राइबोसोम्स को बना रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? राइबोसोमल आरएनए, rRNA। ठीक है। अब एक तीसरा आरएनए आ रहा है, उसको हम नाम दे रहे हैं tRNA का। क्या कर रहा है ये? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए बेसिकली क्या करता है आपके पास? ये ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, इसको हम कहते हैं टीआरएनए। टीआरएनए टीआरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर करता है वो अमीनो एसिड्स को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। तो आपको तीन टाइप्स पता चल गई साथ साथ। जब जो डीएनए बना रहा है फॉर मैसेजेस, उसको हम एमआरएनए कह रहे हैं। जो प्रोटीन साइट बना रहा है या प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट है, उसको हम राइबोसोमल आरएनए कह रहे हैं, आरआरएनए। और जो इस अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से इसमें लेके आएगा, यानी इसमें ट्रांसफर करेगा, डिलीवर करेगा, उसको हम क्या कह रहे हैं? टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। अब तीनों टाइप समझ में आई राइबोसोम्स की? ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस का स्टार्ट बता रहा हूं, अभी स्टार्ट नहीं हो ट्रांसलेशन के प्रोसेस का स्टार्ट बता रहा हूं।
ठीक है जी। मैंने यस, राइबोसोमल यूनिट को ही आरएनए कहेंगे। जो मैसेजेस लेके आ रहा है, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जो आरएनए बना है उसको हम कहेंगे एमआरएनए। यहां जो आरएनए बना है उसको हम कहेंगे एमआरएनए। वो आरएनए के जो कि राइबोसोम्स बना रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आरआरएनए। इसके दो सब यूनिट्स हैं, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है। हाँ, ये मैं कुछ पीछे से चीजें रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आगे मुझे ट्रांसलेशन पढ़ा था, अब तक पीछे का कुछ लोगों को क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने मुझे बताना पड़ा दोबारा। उसके बाद आपके पास है टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स, जो उसके ऊपर ब्लू कलर का मैंने लगाया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। इस वजह से इसको नाम दिया जा रहा है ट्रांसफर आरएनए का। हाँ, टीआरएनए साइटोप्लाज्म में होगा। सिर्फ आपके पास एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, वापस वो आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। बाकी ये भी और ये भी, ये दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। ठीक है। इसको मैं एंड में आपको की नोट लिख दूंगा इनके सारे। ठीक है जी। अब मैं जरा इसकी तस्वीर ले ली तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मैं इससे आगे चलूं। ये कुछ तोड़ के टर्मिनोलॉजी बताइए। अब मैं इसकी साइकिल बना देता हूं ताकि ट्रांसलेशन भी एंड हो जाए आपके पास। अच्छा जी। आपके पास ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट हुई मैंने बताया था। अच्छा, मैं ये से बना देता हूं। मैंने पिछली दफा भी बताया था कि मैं जरा खोल के इसको बना रहा हूं ताकि देखने में आसानी हो, वरना ये खुले हुए नहीं होते, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। ये मैंने बनाया ब्लू से, मैं यहां पर बना रहा हूं राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम राइबोसोम्स भी कह रहे हैं। ठीक है। ब्लैक से मैं बना रहा हूं आरआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी कह रहे हैं। और रेड से मैं बनाऊंगा आपके पास आपका टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए भी कह रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो अभी एपीई का लोग पूछ रहे थे, कि मैसेंजर, ये जो राइबोसोमल आरएनए इसके अंदर 3 ग्रूव्स होते हैं या 3 डिप्रेशंस होते हैं। इन डिप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? इनके 3 नाम दिए गए हैं। एक नाम है पहले वाले का, ये जो आपके लेट से, अगर मैं यहां से करके मैं आता हूँ, मेरा राइट हैंड एक्सट्रीम राइट वाला जो है, इसको हम ए साइड कहते हैं, ए साइड। ये जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं पी साइड। और ये जो सबसे लास्ट वाला है इसको हम क्या कहते हैं? ई साइड। ये साइड दी हुई अलग अलग हमने। राइबोसोम की जो बड़ा लार्जर सब यूनिट है उसके अंदर 3 साइड्स हैं। यानी अगर मैं इस तरह से बना रहा हूं, आप भी बना रहे होगे, तो आपके राइट हैंड साइड पे एक्सट्रीम ए होगा, बीच में पी होगा, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपके पास ई वाला साइड होगा। यहां पर भी सब में ऐसे ही कुछ होगा। अभी नाम क्यों दिए गए? ये नाम इसलिए दिए गए हैं कि ए साइड को वो साइड कहते हैं कि यहां पर आपके पास अमीनो एसिड आके लगेगा। अमीनो एसिड का मतलब, अमीनो एसिड कैसे आके लगेगा? अमीनो एसिड को कौन लेके आ रहा है? टीआरएनए। तो टीआरएनए यहां पर आके लगेंगे। पी साइड पे आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यानी ए
से यहां पर डोनेट होगा और वो आगे चलेगा, उसको भी देखते हैं। और ई साइट से एग्जिट हो जाएगा टीआरएनए का। तो ए साइट पे आपके पास ए साइट पे आपके पास अमीनो एसिड लगेगा, पी साइट पे आपके पास पॉलीपेप्टाइड बनेगी, और ई साइट पे आपके पास एग्जिट हो जाएगा किस चीज का, टीआरएनए का। तीनों पे टीआरएनए लगेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप होंगे, ठीक है। इनको याद करने का एक और तरीका भी है, आसान वाला तरीका। वो क्या है, बजाय इसके कि आप इनके ये वाले नाम याद रखो, आप याद रखो कि ए साइट एक्सेप्टर साइट है, एक्सेप्टर ऑफ अमीनो एसिड। पी साइट प्रोमोटर साइट है, प्रोमोटर मींस प्रमोशन हो गई, यहां से कोई चीज बढ़ के यहां प्रोमोट होके आएगी। और उसके बाद ई साइट से एग्जिट साइट है कि यहां सब एग्जिट हो जाएगा, यानी यहां पर एक्सेप्ट होगा, यहां से एक्सेप्ट होने के बाद प्रमोट होगा, प्रमोट होने के बाद एग्जिट हो जाएगा। इसको ये याद करने का तरीका भी है, लेकिन इनको ए पी और ई इन ब्लैक वाली बेसिस पे नाम दिया गया। ठीक हो गया, ये इनकी मैंने समझो कि इसकी लेबलिंग कर दी, इसकी वजह, इसकी फंक्शंस बता दी इन साइट्स के। अब हम आते हैं कोडॉन के ऊपर। कोडॉन क्या होता है, जब हम ये दो बातें समझ लेंगे कि साइट कौन कौन सी है और किस साइट पे क्या होता है, उसके बाद हम कोडॉन देख लेते हैं कि कोडॉन में क्या होता है, तो हमें ट्रांसलेशन पूरी समझ में आ जाएगी। बाकी सिर्फ ट्रांसलेशन जो है वो मूवमेंट है और कुछ भी नहीं है। हमने अभी देखा कि हमारे पास टीआरएनए जो है, ये टीआरएनए, मैंने कहा कि टीआरएनए का जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट के अंदर हमारे पास लेट से अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, मैं इसकी बात करता हूं, नीचे वाली की बात कर रहा हूं। ये नीचे वाले पार्ट जो है, इसके अंदर आपके पास यहां जो है कोडिंग हुई हुई है, यहां पर आपके पास अमीनो एसिड लगा होगा ऊपर, इसमें पिछली तस्वीर में बनाया था। अब इसके नीचे इस जगह पे यहां पर एमआरएनए होगा जिसके ऊपर ये आके अटैच होगा। जिस तरह से आपका फॉर एग्जांपल मोबाइल है, आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपके पास 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं, आपके पास 5 डिजिट के नंबर्स होते हैं। वो कहता है कि कोई खास पासवर्ड आपने डालना है, आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका काम चलेगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास जो है इसके अंदर भी कोडिंग हुई होती है, इसमें भी कोड वर्ड्स दिए गए होते हैं कि आप वो कोड देंगे तो आपके कोड से वो काम चलेगा। अच्छा, तो ये कोड्स मौजूद हैं इस एमआरएनए के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इस एमआरएनए के ऊपर आपके पास कोडॉन मौजूद हैं, कोडॉन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, ये सी जी यू ए होगा, तो इसके मुकाबले में जो चीज लिखी होगी वो क्या होगी, जी सी ए और टी। अब ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड चल रहा है डीएनए का, ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड चल रहा है आरएनए का, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो इसको नीचे वाले को छोड़ दो, ब्लैक वाले की बात कर रहा हूं। ये लेट से आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड कोडॉन बन गया, 3 यूनिट्स का एमआरएनए पे मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको हम क्या कहते हैं, कोडॉन, यानी ये कोड कर रहा है फॉर एवरी अमीनो एसिड। 3 यूनिट्स जो एमआरएनए पे मौजूद है, 3 यूनिट्स ऑफ, लिख देता हूं मैं यहां पर, न्यूक्लियोटाइड जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है, जो एमआरएनए पे प्रेजेंट है इनको हम क्या कहेंगे, कोडॉन। ये क्या होगा, एमआरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, इसको क्या कहेंगे, कोडॉन नंबर 1। ये क्या कहलाएगा, कोडॉन नंबर 2। ये क्या कहलाएगा, कोडॉन नंबर, इसके बाद तीसरा एक और ऐड होगा, कोडॉन नंबर 3। तो कोडॉन की डेफिनेशन क्या बनी, 3 यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड के जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है,
जो कहलाते हैं कोडॉन, वो कोड करते हैं क्या? कोड करते हैं फॉर एवरी सिंगल अमीनो एसिड। हर कोडॉन कोड करेगा, यहां पर मैं लिख दूं ताकि चीजें जो हैं वो सामने, हर कोडॉन कोड करेगा हर एक अमीनो एसिड के लिए। अच्छा, इंट्रॉन एक्सॉन पे आता हूं, एंड में बताऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं, मैं बताता हूं कोडॉन इंट्रॉन एक्सॉन भी, अभी उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मैं फिलहाल ये बता रहा हूं कि आपके पास आरएनए के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर जो तीन तीन सेट बने हुए हैं फॉर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 3 यूनिट्स या 3 सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एमआरएनए के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं? कोडॉन। और कोडॉन क्या करता है? हर एक कोडॉन या जो हमने 3 सेट का नाम दिया, वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ये आपको एयूजी से कुछ याद आ रहा होगा जिन्होंने ये कोडॉन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। एयूजी ये एक कोडॉन है, ये एक कोड है। कोड फॉर व्हाट? कोड फॉर वन अमीनो एसिड। ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, कोई बता सकता है मुझे? एयूजी। मिथ्यूनिन। मिथ्यूनिन, मिथ्यूनिन का क्या काम क्या होता है? क्या करता है वो खास? स्टार्ट कोडॉन होता है वो, स्टार्ट कोडॉन यानी स्टार्टर होता है वो, प्रमोट करता है, स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है आपकी ट्रांसलेशन। ठीक है जी। तो कोडॉन ये हो गया। अब कोडॉन के अगेंस्ट जो चीज होगी उसको क्या कहेंगे? एक मैटर होता है, मैटर का उल्टा क्या होता है? एंटी मैटर, एंटी मैटर इसको भी बोलते हैं। इस तरह से एक हीरो होता है, उसका उल्टा क्या होता है? एंटागनिस्ट, उसका विलन, उसका ऑपोजिट। तो कोडॉन का उल्टा या कोडॉन का ऑपोजिट क्या कहलाएगा? एंटी कोडॉन। कोडॉन प्रेजेंट है एमआरएनए के ऊपर, एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा किसके ऊपर? किसके ऊपर एंटी कोडॉन किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? टीआरएनए के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पर प्रेजेंट है ए यू जी, इसके इनवर्स में क्या होगा? टी ए सी। ठीक है। ए यू जी अगर एमआरएनए पे जहां पर भी प्रेजेंट होगा, टीआरएनए ढूंढता हुआ आएगा उसको और वहां जाके अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये दोनों एक दूसरे के सामने कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके सामने आके उसके ऊपर बैठ जाएगा। अच्छा, अब मजे की बात देखो कि हर बार हमेशा आपके पास ए यू जी वाला सीक्वेंस इन, ये 3 बने हुए ना, यहां पर 3 बने हुए यहां पर। अब इसमें हमेशा टी आर एन ए पहली दफा जब भी आएगा तो वो पहली दफा आके कहां लगेगा? पी साइड पे, नॉट ए साइड पे, पी साइड पे, हमेशा सेंटर में आके लगेगा वो। इसकी वजह है बताता हूं। तो मैंने कहा था कि मैं रेड से जो है वो टी आर एन ए बनाऊंगा, तो टी आर एन ए जो है वो आपके पास यहां आके लगेगा, टी आर एन ए यहां पर आके लगा बीच वाली साइड पे, और इसके ऊपर ये यहां आके अटैच हो गया अमीनो एसिड। कोडॉन समझ में आ गया, इसके स्ट्रक्चर के जो साइट्स हैं राइबोसोम की वो समझ में आ गई। अब सिर्फ हमने इन सारी चीजों को जोड़ना है और यहां इसको चलाना है, ट्रांसलेट हो जाएगी सारी चीजें। अब देखो, सबसे पहले टी आर एन ए अटैच हुआ आके पी साइड पे, नॉट ए साइड बल्कि पी साइड पे आके अटैच हुआ इन द मिडल ऑफ राइबोसोम। क्या हुआ आगे चल के? आगे चल के आपके पास साथ ही साथ इसके, जब यहां पर मौजूद है, इसने पहला अमीनो एसिड बना लिया, पहला अमीनो एसिड इसके पास यहां मौजूद है। इतने में आपके पास एक दूसरा अमीनो एसिड यहां आके अटैच होता है, दूसरा अमीनो एसिड आपके पास यहां आके अटैच होता है, और उसके पास ये है। पहले एक टीआरएनए आया, कभी कभार यहां पर भी लिख देता है, कभी यहां पर भी लिख देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता वो कहां आके लग रहा है।
वो लगा, जैसे ही वो प्रोमोटर या पी साइड पे गया, आपके पास एक दूसरा टीआरएनए आ गया इस साइड पे। अब दो टीआरएनए होगा एक साथ, दोनों के पास एक अमीनो एसिड है। क्या होगा आपके पास, ये इसके पास यहां ट्रांसफर होगा। इसको मैं बनाता हूं। पहले एक आके लगा। अच्छा, ये याद रखना कि ये आपके पास 5' टू 3' डायरेक्शन है इसकी, एमआरएनए की। एमआरएनए की डायरेक्शन 5' टू 3' क्यों है? किसी को याद है पुरानी बात? यूएसी क्या चीज है ये? अच्छा हाँ, ये किसी ने करेक्शन किया। हाँ ये यूएसी, सॉरी ये मैंने यहाँ टी लिख दिया, इसकी जगह पे यहाँ पर यू होगा। ठीक है। अच्छा ये रेड वाला मैंने चूंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, तो वहां समझाने के लिए ये रेड वाला जो टीआरएनए है, इसको मैंने गोल बना दिया उस राइबोसोमल आरएनए के अंदर। ठीक है। अच्छा मैंने सवाल ये पूछा था कि आपके पास ये जो एमआरएनए है ये 5' टू 3' क्यों बना है, यहाँ पर ये 5' टू 3' क्यों प्रेजेंट है? तो इसका आंसर ये है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ भी, क्योंकि उसने जो रीड किया था डीएनए को वो 3' टू 5' डायरेक्शन में था, तो इस वजह से वो उसके इनवर्स बना है, यानी 5' टू 3'। अब मुझे कोई बता सकता है कि 5' पे कैप होगा या 3' पे कैप होगा? कैप कहां पे प्रेजेंट होगा? जो कैप अभी हमने बात की थी कि ग्वानिन की कैप है, वो कैप कहां पर प्रेजेंट होगी? 5' पे। 5' पे क्यों ऐड होगी? 5' पे इसलिए ऐड होगी कि वहां 3' से रीड होना शुरू हुआ था, इस वजह से आपके पास 5' पहला पार्ट होगा या पहला कंपोनेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा हाँ, मैं एंड में इंटर और एक्सॉन दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये पी साइड पे आगे कैसे लगेगा, ये ए साइड पे क्यों नहीं लगेगा आगे? देखो इसके बारे में दो थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि ए साइड पे ही लगता है, लेकिन जब आपका ये आरएनए मूव कर रहा होता है ना, एमआरएनए जब मूव कर रहा होता है, तो ये फौरन ही पी साइड पे के ऊपर आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पी साइड पे ही आके बैठता है वो, और उसके बाद जब दूसरा ए साइड पे आता है तो वो उसको अपना न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड देता है, उसके बाद वो आगे मूव करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं। आपके पास ब्रीफली इस मूवमेंट पे आके यहाँ पर ये जो पी साइट है उसके ऊपर यहाँ पर ये अटैच हुआ होता है। जो पहला आपके पास टीआरएनए है जो कि क्या लेके आ रहा है? मिथ्यूनिन लेके आ रहा है। स्टार्टिंग आपका जो कोडॉन है या स्टार्टिंग अमीनो एसिड है वो लेके आ रहा है। अच्छा उसके बाद ये आगे जब ये यहां होता है, इतनी देर में आपके पास एक दूसरा अमीनो एसिड दूसरा टीआरएनए आ जाता है। इसको मैं नंबर डाल दूं ताकि आपको इजी रहे। ये टीआरएनए 1 है, ये टीआरएनए 1 है, ये टीआरएनए 2 है। 2 रेड के लिए मैंने डाले 2। अब ये क्या करेगा, ये वाला अपना जो 2 वाला है, ये अपना ये अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो होगा क्या कि ये पहले अपने दोनों इसके ऊपर आ जाएंगे, यानी ये 1 है, ये 2 है। ये दोनों जो अमीनो एसिड है आपके पास वो साइट पी पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि पी पे क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। इसने अपना 2 वाले ने अपना अमीनो एसिड किसको दे दिया? 1 वाले को। 1 वाले के पास दोनों के अमीनो एसिड आ गए। अब क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, रुक तो नहीं रहा यहां पर, ये आगे मूव कर रहा है आपके पास। जब ये आगे मूव करना शुरू करेगा
तो होगा क्या कि एक यहां आ जाएगा और दूसरा यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको जरा लेबल कर दूं, ये 1 यहां आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा। जैसे ही 1 वाला 1 टीआरएनए मूव करेगा ई साइड पे, ये ई साइड है, वैसे ही अपने ये दोनों क्या दे देगा, इसको यहां पर दे देगा। तो आपके पास क्या होगा, एक बॉन्ड यहां पर बन गया इन दोनों का, और ये यहां पर ये दोनों ऐसे बन गए। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि पहले साइड 1 जो पी साइट है उसके ऊपर पहला वाला टीआरएनए आके लगेगा, मिथ्यूनिन वाला अमीनो एसिड के साथ। जैसे वो यहां अटैच होगा, आपके पास दूसरा टीआरएनए आएगा साइट नंबर ए पे। जैसे ही साइट नंबर ए पे आएंगे तो जो पहला वाला टीआरएनए है वो क्या करेगा, वो दूसरे वाले टीआरएनए का भी अमीनो एसिड अपने साथ बॉन्ड बना लेगा घूम के। जैसे ही ये आगे मूव करेगा 1 वाला ई साइड पे, वैसे ही जैसे टर्न करते हैं ना, एकदम से ये टर्न करेंगे, इनकी बॉन्ड ब्रेक करती है, और ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड किसके पास चले आएंगे, टीआरएनए 2 के पास। जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था उसके पास ये दोनों आ जाएंगे। इतने में ही आपके पास एक दूसरा यहां पर जगह खाली हो गई, आपके पास एक दूसरा टीआरएनए आता है जो अपने साथ एक दूसरा अमीनो एसिड लेके आएगा, कोई सा भी हो सकता है वो, और वो साइड ए पे मौजूद होगा। ये बात हो गई। उसके बाद आपके पास यहां पर इसकी अगर तस्वीर ले ली तो मुझे बता दो, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूं ताकि मैं इससे एक स्टेप और आगे बताऊं। अब अगले स्टेप में आपको पता है, जो चीज ई साइड पे आई होगी उसने क्या करना है, उसने अब वहां से निकलना है। तो जब वो वहां से निकल जाएगा, ई पी और ए, अब ये यहां से जो 1 वाला टीआरएनए था वो आगे मूव कर जाएगा, और आपके पास ये है 1, ये है 2, ये है 3। 3 के पास कितने न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड हो जाएंगे, 1 2 और ये 3। और अब यहां पर आपके पास आके एक चौथा भी लग जाएगा, जो अपने साथ एक चौथा लेके आएगा। अब देखो यहां हुआ क्या, हमारे पास पहले टीआरएनए नंबर 1 आया, टीआरएनए नंबर 1 अपने साथ मिथ्यूनिन लेके आया, पी साइड पर अटैच हो गया। उसके बाद जैसे ही यहां अटैच हुआ, आके ए साइड खुली हुई थी, ओपन थी, वहां पर दूसरा टीआरएनए आ गया। दोनों के पास अपने अपने एक एक अमीनो एसिड थे। जैसे ही इसके साथ आके अटैच हुआ क्या कि यहां से जो टीआरएनए नंबर 2 का अमीनो एसिड था उसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, टीआरएनए 1 वाले अमीनो एसिड के साथ एक चेन बना ली। जैसे ही आगे मूव करेगा एमआरएनए आपके पास इस डायरेक्शन में, ब्लैक से एमआरएनए, आपके पास टीआरएनए नंबर 1 ई साइड पे आ जाएगा, और जैसे क्योंकि वो फ्लिप करके मूव करता है, मतलब इस तरह से मूव कर रहा होता है, जैसे वो फ्लिप करता है उसका बॉन्ड टूटता है और दोनों अमीनो एसिड मूव करके चले आते हैं टीआरएनए नंबर 2 के ऊपर। जैसे ही वो टीआरएनए नंबर 2 के ऊपर जाते हैं, आप देखो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो गई, पॉलीपेप्टाइड चेन, पी साइड इस वजह से कहते हैं। ये ई साइड पे आएगा, ये एग्जिट हो जाएगा, यानी टीआरएनए नंबर 1। जैसे टीआरएनए नंबर 1 एग्जिट होगा, आपके पास टीआरएनए नंबर 2 इसकी जगह आके लेगा। जैसे ही इसकी जगह आके लेगा यानी फ्लिप होगा, इस तरह से फ्लिप होके आएगा, फ्लिप होगा, इसके ऊपर के बॉन्ड टूटेंगे और तीनों के तीनों अमीनो एसिड ट्रांसफर हो जाएंगे किसके अंदर, इस वाले के ऊपर, यहां पर ये जो तीसरा पीछे से आ रहा था इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके बाद 2 निकल जाएगा, फिर 1 निकलेगा, उसके बाद 2 भी निकलेगा, फिर ये 3 आगे मूव करेगा, 4 यहां आ जाएगा, 4 के ऊपर 4 आ जाएंगे, फिर 5 आएगा, फिर आगे इस तरह से मूव करते जाएंगे और आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। यहां तक समझ में आया या कोई इशू है तो मुझे बताओ ताकि मैं इसको
आप ये तीन चीजें याद रखो, ये जो ये याद रख लो, आप कोडॉन याद रख लो, और आप मूवमेंट ऑफ एमआरएनए याद रख लो कि एमआरएनए या ट्रांसलेशन कौन से स्ट्रैंड से कौन से स्ट्रैंड पे हो रही होती है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करके इसको बना रहा होता है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करके जा रहा होता है। ये जो कैप वाली बातें मैं सारी बताता हूं। कैप आपके पास यहां पर प्रेजेंट होगा, 5 प्राइम एंड पे कैप है और टेल आपके पास है 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि राइबोसोम के अंदर 3 साइट्स कौन कौन सी हैं और कौन सी साइट पे क्या होता है, एक्सेप्टर आसान रखने के लिए मैंने बताया, याद रखने के लिए, वरना इसको अमीनो एसिड साइट कहते हैं। यहां पर अमीनो एसिड आके अटैच होगा। पी साइट, यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। देखो पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास पी साइट पे बन रही है। ई साइट, एग्जिट होगा यहां से टीआरएनए, यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, जब जो भी इस ई साइट पे आएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपको ये बातें समझ आ गई। अब कोडॉन पे आओ। कोडॉन क्या करता है, 3 सेट को रीड करेगा, 3 न्यूक्लियोटाइड यहां होंगे, रीड करेगा, उसके हिसाब से टीआरएनए लगेगा। 3 कोडॉन यहां होंगे, उसके हिसाब से टीआरएनए रीड करेगा, यहां पर आके लगेगा। तो वो रीड कर करके लगता जाएगा आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है। तो पहले आपके पास यहां पर आके अटैच होगा, इसके साथ ही आपके पास यहां पर दूसरा वाला अटैच हो जाएगा। ये दोनों आपस में अमीनो एसिड बॉन्ड बनाएंगे, अमीनो एसिड बॉन्ड बना के एक चेन बना लेंगे। ये आगे मूव करेगा, जाहिर सी बात है ये मूव करते जा रहा है, तो आपके पास ये जगह आगे शिफ्ट होती जाएगी। जब ये आगे शिफ्ट होके जाएंगे तो ये देखो 1 वाला ई साइड पे आ गया, 2 वाला पी साइड पे आ गया, ई आपके पास ए साइड फ्री होगी, उस पर तीसरा टीआरएनए आके लग जाएगा। जैसे ही 1 वाला ई साइड पे मूव करेगा तो ये फ्लिप करता है, ये ऐसे नहीं चल रहा था कि छुक 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 यूं चल रहा था, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये यूं है ना, ये यूं जा रहा है, एकदम से ये वाला एंड इसका यूं फ्लिप करेगा। जब ये फ्लिप करेगा तो इसके ऊपर जो अमीनो एसिड लगे होंगे उनका बॉन्ड टूट जाएगा। जब वो बॉन्ड टूटेगा तो बराबर में जो आपके पास टीआरएनए प्रेजेंट है वो उन दोनों को ले लेगा, तो वहां एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेता है। ई साइड पे जो आया वो तो रिमूव हो गया, यहां पर आपके पास चेन बन गई। जैसे ही रिमूव होगा तो नेक्स्ट स्टेप में इसने इस जगह पे मूव करना है। जब ये इस तरफ मूव करेगा तो आप देखो टीआरएनए नंबर 2 यहां आ गया, इसके पास कोई भी अमीनो एसिड मौजूद नहीं है। इसका अमीनो एसिड कौन लेगा, इसका अमीनो एसिड के पीछे वाले हमारा सक्सेसर टीआरएनए लेगा। ये सक्सेसर टीआरएनए जो है वो तीनों के तीनों अमीनो एसिड ले लेगा, अपने पास पॉलीपेप्टाइड बनाएगा वो, और फिर इतने में आपका चौथा वाला भी आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये 2 रिमूव हो जाएगा, 3 वाला 2 की जगह आ जाएगा, 4 वाला 3 की जगह आ जाएगा। यहां पर स्पेस खाली होगी तो यहां पर 5th टीआरएनए आके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास एक सीक्वेंस इस तरह से चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और ये कब तक चलेगी, ये कब तक चलेगी, उस वक्त तक चलेगी जब आपके पास 3 में से कोई एक एंड कोडॉन ना आ जाए। 3 में से कोई एक का मतलब क्या है, 3 एंड कोडॉन में से कोई एक एंड कोडॉन अगर आ गया तो ये साइकिल आपके पास, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ये रुक जाएगा, और फिर पूरा का पूरा जो राइबोसोमल यूनिट्स हैं दोनों, ये राइबोसोमल यूनिट्स अलग खुल जाएंगे, एमआरएनए अलग चला जाएगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगी। तो आपके पास जब भी एंड कोडॉन आएगा तो ये पूरा ओपन, ये अलग, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो वो बन रही थी वो अलग रिलीज हो जाएगी, जिसको हम टर्मिनेशन भी कहते हैं। देखो टीआरएनए जो बने हैं ना, टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़ने के लिए बने। टीआरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड होगा वो वही अमीनो एसिड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा जो उस साइट पे लग सकता है जिस साइट के ऊपर इस अमीनो एसिड की जरूरत है। ये सारा खेल बॉन्डिंग्स का है, सारी कहानियां बॉन्डिंग्स की हैं। देखो सवाल तो ये भी दिमाग में आता होगा ना कि एडेनिन प्यूरिन है और साइटोसिन पायरामिडीन है, ये दोनों आपस से बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? सवाल तो आता है दिमाग में, लेकिन इसलिए नहीं बनाते कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। थायमीन की मिलती जुलती थायमीन के साथ बना लेता है, साइटोसिन की नहीं मिलती जुलती साइटोसिन के साथ नहीं बनाता वो। सेम कहानी यहां पर भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि इस टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन पार्ट है उसके वो कोड कर रहा है आपके पास यूएसी, तो ये यूएसी वाला टीआरएनए उसी अमीनो एसिड को अपने साथ बॉन्ड करवाएगा
कि जो अमीनो एसिड आपके पास कौन सा है, मिथियोनिन है। जब ये सेटल हो गया कि वही एंटीकोडॉन अमीनो एसिड को अपने पास बॉन्ड करेगा कि जो अमीनो एसिड मिथियोनिन है, तो फिर आपके पास अल्टीमेटली ये लगेगा भी उसी जगह जाके जहां पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन मौजूद है। जैसे स्टार्ट कोडॉन को हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, कुछ लोग स्टार्टर भी कह देते हैं, कोई बात नहीं, कह सकते हैं। वैसे ही एंड कोडॉन को एंड कोडॉन कहते हैं, उसका कोई अच्छा फैंसी सा नाम देना है, वैसे तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन अगर फैंसी से कोई नाम दे दो, टर्मिनेटर कोडॉन नाम दे दो, लेकिन उसको एंड कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन लोग यूजली देते हैं नाम। पॉलीपेप्टाइड चेन फिर आपके पास जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगी। फिर जिस भी आपके पास राइबोसोम, जब आरएनए राइबोसोम जब प्रोटीन बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर इसकी मॉडिफिकेशन होती है और फिर इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट का काम आपको पता होगा, वो एक सेल ऑर्गेनेल है बड़ा मशहूर, जो कि पैकेजिंग, डिलीवरिंग और प्रोसेसिंग का काम करता है। उसका नाम है, कोई बता सकता है मुझे उसका नाम? एमसीक्यू है, पूछ रहा हूं मैं एक सवाल, मैं सवाल फिर पूछ लेता हूँ, ये एक एमसीक्यू है। हाँ, यहाँ पर से जवाब आ गया, बहुत सारे लोग, गोल्जी बॉडीज है। तो फिर इसके बाद इस पॉलीपेप्टाइड की मॉडिफिकेशन, इसमें कोई चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, या इसको किसी खास पार्ट पे, सेल ऑर्गेनल पे डिलीवर करना है, तो ये सारे के सारे काम फिर गोल्जी बॉडीज करते हैं। वो साइटोप्लाज्म से इसको लेते हैं और फिर इसकी प्रोसेसिंग करके इसको फिर डिलीवर कर देते हैं जिस जगह पे इसको डिलीवर करना होता है। ठीक है, इसी तरह के आपके पास सवाल आते हैं कि वो आपसे इसी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आप प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, प्रोटीन रिलीज हो गया, आप ये बताओ इसके साइटोप्लाज्म के बाद इसको, इसके साथ काम कौन करेगा? कौन सा ऑर्गेनल है कि जो कि प्रोटीन की जो है मॉडिफिकेशन करता है, डिलीवरेंस करता है और ट्रांसफर कर रहा होता है उसको, प्रोटीन्स को ट्रांसफर कर रहा होता है। अमीनो एसिड को ट्रांसफर टीआरएनए कर रहा है, लेकिन प्रोटीन को ट्रांसफर गोल्जी बॉडीज करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके पास ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के जरा पीछे के सवाल कुछ लोग पूछ रहे थे कि एक एक्सॉन इंट्रॉन वाला क्वेश्चन था, और कुछ लोगों ने ये पूछा कि सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्यों बनेगा और 5 प्राइम पे ही कैप क्यों लगेगा। तो वो मैं क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूं। पहले मुझे बताओ यहां पर कोई मसला है, ताकि मैं तस्वीर को मिटा दूं। ठीक है, ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक आपके पास जो है वो एंड कोडॉन नहीं आ जाता। एंड कोडॉन एमसीक्यू मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है कि जो कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ पॉलीपेप्टाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड का काम कर रहा होता है, तो उसका आंसर है गोल्जी बॉडीज। जो टीआरएनए निकले वो वापस साइटोप्लाज्म में चले आते हैं। उनके साथ होता ये है कि वो जो है ना फिर दोबारा या तो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में टूट जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स ही तो बना हुआ है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल से बना हुआ ये उनमें टूट जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर ये किसी जगह पे जाके अपनी प्राइमरी फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि ये जो है दोबारा अगर प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो तो इसमें दोबारा इस्तेमाल हो जाए। दो प्रोसेस होते हैं ना आपके सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। एक तो होता है डिनोवो सिंथेसिस। डिनोवो के अंदर ये होता है कि एक चीज बिल्कुल खत्म हो गई, वो नए सिरे से बनेगी। इसको पूरा तोड़ दें न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, जब जरूरत पड़े तो नए सिरे से बनाना पड़ेगा इसको, सारे न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के। एक तरीका कार ये है कि इसका जो ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना इसका, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें, इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसको खोल दें। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो वापस ये अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, नए सिरे से ना बनाना पड़े। तो दोनों में से कोई भी काम हो सकते हैं इसके लिए। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने इस वक्त यहां बनाया हुआ है, ये ट्रांसलेशन है। एमआरए ट्रांसलेशन की बात करें जाएगा, वो भी साइटोप्लाज्म में चले जाएगा, वो भी फिर आपके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर इसके छोटे छोटे पार्ट्स तोड़ दिए जाएंगे। प्रोटीन को ट्रांसफर करता है टीआरएन, सॉरी, गोल्जी बॉडीज। देखो, डिटेक्शन का काम जो है ना वो बेसिकली बॉन्डिंग के ऊपर होता है। अगर कभी इसकी कोई वीडियो मिले, वैसे तो मैंने आज तक कभी इस तरह की वीडियो नहीं देखी, कोई बहुत हाई प्रोफाइल किस्म की वीडियो बनाए, तो वो करता ही है कि देखो टीआरएनए आके लग रहा है ना, अब टीआरएनए को ये भी नहीं पता कि ये पी साइड है या ए साइड है या ई साइड है, उसको नहीं पता ये बात। यहां पर ये तो मैंने स्टार्टिंग में यूं बना दिया, असल में होगा ये कि ये एमआरएनए यहां पर होगा,
बजाय यहाँ होने के इसका जो हेड है वो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना। अब स्टार्ट वो यहाँ से होगा, या आहिस्ता आहिस्ता उसको रीड करता चला जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है, इसको मैं यहाँ इस तरह से बनाऊं कि ये आपके पास लेट्स से एक साइड है, आपके पास ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है ये mRNA, आपके पास आएगा tRNA मूव करता हुआ। यहाँ पर तो कोई कोडॉन ही नहीं है, तो यहाँ रीड क्या करेगा? आगे चलो, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ आता है, यहाँ रीड करता है, यहाँ तो कुछ और चीज लिखी हुई है, यहाँ तो है ही नहीं है, कुछ और है। यहाँ पर रीड करता, वो सिर्फ बॉन्ड देख रहा होता है कि बॉन्ड कहाँ बनेगा उसका। जब आपके पास इसके ऊपर UAC लिखा हुआ है, तो अब मुझे बताओ कि ये किस जगह पे बॉन्ड कर, ये लिख दिया मैंने। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये है। अब मुझे बताओ, मैं आपको एक स्ट्रैंड देता हूं न्यूक्लियोटाइड का। अब मैं कहता हूं कि मुझे ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये मुझे जोड़ के दिखाओ किसी जगह पे। आप बोलोगे सर ये वहीं जुड़ेगा जहां पर आपके पास यहां पर U होगा, यहां पर भी U होगा, यहां G होगा, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप पजल बनाते हो ना, पजल, आप कहते हो कि जी सर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे इस वाले पार्ट में कोई चीज जोड़नी है, तो आप क्या कहोगे कि सर इस वाले पार्ट में मेरे पास अगर दूसरा पजल है, आप कहोगे कि सर अगर आपने यहां कुछ जोड़ना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इसको भी जोड़ सकते हो, आप इसको भी जोड़ सकते हो। मैं कहूंगा हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। तो जो जगह होगी उसके हिसाब से, लेकिन ये वाला जो है इसके साथ नहीं घुस सकता, यहां आ सकता है, यहां नहीं आ सकता, ये वाला पार्ट जो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी होता है, जब tRNA आता है तो वो देखता है कि उसके साथ कौन से बेसिस बॉन्ड बना रहे हैं, जो नहीं बनाएंगे तो उनसे दूर चला जाएगा। जहां बॉन्ड बन रहा होगा UAC का, वो 100% कौन सी साइड होगी? जहां पर AUG मौजूद है, बॉन्ड बना लेंगे। सारा खेल बॉन्डिंग्स का है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, जैसे वो पजल के अंदर हो रहा है आपके पास। अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखो लेके तो अमीनो एसिड आ रहा है ना, इसका मतलब है कि उसको पता है कि उसके साथ कौन सा अमीनो एसिड बॉन्ड बना सकता है। तो अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन तो है, पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन नहीं है। पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं सिवाय mRNA के, क्योंकि उसको पता है कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ठीक है। उसमें कितने आर्जिनिन होंगे, उसमें कितने लाइसिन होंगे, उसमें कितने आपके पास ग्लाइसिन होंगे, उसको पता है कि कितने आपके पास अमीनो एसिड होंगे, किसको? mRNA को, क्योंकि कोडिंग ही उसके पास हुई भी है, ठीक है। हाँ, tRNA लगेगा ही वो आके, भले से जितने tRNA बन जाए, लगेगा ही वो आके जिसके एंटी कोडॉन मैच कर रहे होंगे mRNA के कोडॉन के साथ। अब याद रखो कि कोडॉन वाला चार्ट हमने याद करना है कि नहीं याद करना? याद नहीं करना हो, पहली बात तो ये, सिर्फ याद कर लेना कि 3 जो है आपके पास एंड कोडॉन है, और 3 और 1 आपके पास स्टार्ट कोडॉन है। कोडॉन कितने होते हैं? जरा ये बातें समझ में आ गई तो मैं जरा इससे आगे चलता हूं, मैं मिटा के जरा कोडॉन की बात बता दूं, मुझसे सब बहुत पहले से पूछ रहे हैं सवाल। क्लियर हो गया? इसको मैं मिटाना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा। अब पहले से पूछ लो अगर कुछ और पूछना तो, ठीक है जी, मैं मिटाने लगा उसको। देखो कोडॉन को याद करने का तरीका कैसा है। कोडॉन आपको पूरे पूरे कभी भी नहीं याद करने होते, कोई भी याद नहीं करता पूरे पूरे कोडॉन। अगर किसी का बहुत टाइम में कर लो याद, मना नहीं है, लेकिन पेपर में नहीं आते वो सारे। और यूनिवर्सली फिक्स्ड होते हैं कोडॉन्स, जो जेनेटिक कोडिंग है आपके पास आपको पता है कि कोडॉन के अंदर 3 पासवर्ड है। क्या है? 3 पासवर्ड, 3 पिन कोड डाल सकते हैं हम। जगह 3 की है। अमीनो एसिड सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स कितने आरएनए के अंदर? 4। 4 कौन से? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन। अब इन 4 में से यहां कितने आ सकते हैं? 3। यहां पर एडेनिन भी आ सकता है, यहां यूरेसिल भी आ सकता है, यहां साइटोसिन भी आ सकता है, यहां गुआनिन भी आ सकता है। ऐसा ही है ना?
यहाँ क्या है, यहाँ पर भी एडेनिन आ सकता है, यूरेसिल आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, ग्वानिन आ सकता है, ऐसा ही है। और तीसरे वाले के अंदर भी एडेनिन भी आ सकता है, यूरेसिल भी आ सकता है, साइटोसिन भी आ सकता है, ग्वानिन भी आ सकता है। जब 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं मेरे पास, तो इन 3 के अंदर कोई सा भी आ सकता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे पास 0 से 9 तक डिजिट्स हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आपने 3 पिन का बनाना है, तो आप कहोगे कि सर हर पिन के एक कोड के अंदर 9 में से, यानी 0 से 9 तो 10 बनेगा, 10 में से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर एक जगह पे, हर एक कोडॉन के एक कोड पे आपके पास सारे के सारे हो सकते हैं। जी नहीं, कुछ को आ रही, कुछ को नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये लिखूं कि एक स्पेस में मेरे पास 4, एक स्पेस में मेरे पास 4, एक स्पेस में मेरे पास 4, 4 में से कोई से भी एक कोडॉन हो सकता है, कोई सा भी, प्रोबेबिलिटी तो किसी की भी है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं क्विज खेलता हूं आपके साथ, मैजिक वाला गेम, क्या आप मेरा पिन कोड बता दें क्या है? मेरे पिन कोड के अंदर 0 में से 9, 0 से 9 में से कोई से भी 3 वर्ड्स हैं मेरे पिन कोड में, तो आप दिमाग लगाओगे कि 0 में से 9, 0 से 9 के दरमियान तो 10 नंबर होते हैं, 10 में से हर एक के अंदर 10 नंबर आ सकता है। यहाँ पर एक भी आ सकता है, यहाँ पर 4 भी आ सकता है, यहाँ पर 5 भी आ सकता है, 0 से 9 में से कोई भी वर्ड, कोई भी एक लेटर आ सकता है, नंबर कोई भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से 3 बनाने। तो सेम चीज यहां पर भी है। अब जब यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, तो टोटल बताओ कितना बनेगा? टोटल कितने कोडॉन्स बन सकते हैं आपके पास? सिक्सटी 64 कोड्स बन सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये 64 कोड्स तो हो गए आपके पास फॉर अमीनो एसिड्स। हर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन इसमें से आपके पास एक स्टार्ट है और 3 आपके पास एंड कोडॉन है, तो टोटल आपके पास ग्रॉस कितना बचता है? 60 कोडॉन्स। ऐसा ही है। हाँ, ये नूर नूर सब सही बता रही है कि इसके अंदर हमने यानी 4 बेस पेयर्स को हमने जो है वो टाइम्स 3 कर दिया, या उसकी पावर 3 लगा दी, जितने नंबर ऑफ कोड्स हमने देने, तो उतने हमारे पास टोटल कोडॉन्स बन गए। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि 60 कैसे होते हैं, अमीनो एसिड कैसे बनते हैं। देखो, सिंपल सी बात में बताने लगा हूं आपको कि आपके पास 0 से 9 के दरमियान मैंने कहा है कि वर्ड लेटर्स हैं, आपके पास नंबर्स हैं, और मेरा जो पिन कोड है वो है 3 नंबर से मुश्तमिल। अब कोई मुझे बता सकता है कि मेरे 3 नंबर्स में कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है? यहां पर पहले डिजिट में क्या आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें कौन सा नंबर आ सकता है? आप कहोगे कि सर इसके अंदर भी 0 से 9 में से कोई एक वर्ड आ सकता है, इसमें भी 0 में से 9 कोई एक लेटर कोई नंबर आ सकता है, और इसमें भी 0 में से 9 में से कोई एक नंबर आ सकता है। ऐसा ही है? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जिनको नहीं समझ में आया उनसे मैं बात कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है, यही सेम लॉजिक यहां अप्लाई हो रही है। मैं कह रहा हूं कि मेरा अब जो जेनेटिक कोड है ना, वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल है। वो तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अब ये तो देखो कि एमआरएनए या आरएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। मैं अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है। प्रोबेबिलिटी तो है ना, यहाँ पर यू भी आ सकता है, कोई बोले नहीं सर यहाँ तो सी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कोई कहे नहीं सर यहाँ ए आएगा, ए भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर भी यही सेम सीन है, यहाँ पर भी बिल्कुल यही सीन है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। जब यहां पर चारों में से कोई भी एक आ सकता है, यहां पर भी चारों में से कोई एक आ सकता है, यहां पर भी चारों में से कोई एक आ सकता है, तो हम अब प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। वो उन्होंने भी एक फॉर्मूला बताया अभी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने? 4। इसकी हम पावर बना देंगे कि ये, या इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह से करके देख लें कि हम कहेंगे सर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने बनते हैं? 64।
बिल्कुल इसी तरह से होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्लास में बैठे हो या कोई आपने रॉस चेक करनी, तो आप क्या कहते हो, बचाए पूरी रॉ गिनने के आप शुरू के कुछ बच्चों गिनो, पहले एक रॉ गिन लो और एक कॉलम गिन लो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप। इसी तरह से यहां पर भी आपने करना है, बजाय इसके कि आप एक एक करो, अगर ए यू जी बनता है, फिर अगले स्टेप में यू यू जी या यू यू सी इस तरह से करके लिखो। आपने कहा यहाँ पर भी 4 बन सकते हैं, यहाँ पर भी 4 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पर भी 4 में से कोई एक आ सकता है। तो अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर कितना आता है, 64। यहाँ पर बात हो गई। फिर हमने कहा कि 64 के अंदर से एक जो है वो आपके पास एंड कोडॉन है, और बाकी 3 आपके पास, सॉरी, एक जो है स्टार्ट कोडॉन है, बाकी 3 एंड कोडॉन है। पावर वाली बात, अच्छा पावर वाली बात बताता हूं मैं। हाँ, ये किसी ने बताया कि पॉसिबल कोड जो है मेरे पिन कोड का, वो 9 की पावर 3 हाँ 3 होगी। ठीक है, 3 कोडॉन एंड कोडॉन है। एंड कोडॉन अगर चार्ट में देखो ना, अपनी जो बुक में चार्ट मिला हुआ है, उसके अंदर आपके 3 कोडॉन जो है वो एंड कोडॉन होते हैं, यू यू पता नहीं क्या, यू यू जी और 4 को ही क्यों मल्टीप्लाई किया, इसी वजह से कि सिर्फ 4 में से भी, 4 में से कोई एक आ सकता था, 4 में से कोई एक आ सकता था। ठीक है, हाँ किसी ने लिख के दिया यू ए यू जी ए और यू ए जी एंड कोडॉन। ठीक है जी, तो ये वाली बस स्टोरी थी। यहां पर आपके पास इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे वो एंड हो गए, बाकी छोटे मोटे से टॉपिक बचे हैं, इंशाल्लाह उसको भी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करें, जितने पीछे चैप्टर गुजर चुके हैं उनमें से एक एक करके। मैं तो सोच रहा हूँ वैसे सरप्राइज प्रैक्टिस टेस्ट होना चाहिए ताकि मजा आए, लेकिन खैर टेस्ट